अब इसमें क्या पूछा है आपसे कि जो ट्रू आरएमएस आपका जो वोल्टमीटर है, इसमें अपन कितने थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं? 2 थर्मोकपल्स इसमें अपन यूज़ करते हैं। अब थर्मोकपल्स यूज़ करने से क्या होता है कि सिस्टम में नॉन लीनियरिटी आ जाती है। तो जब नॉन लीनियरिटी आ जाती है, अब उस इफेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक थर्मोकपल और यूज़ करता हूँ, और वो जो थर्मोकपल यूज़ करता हूँ वो मैं फीडबैक में यूज़ करता हूँ, यानी फीडबैक कर रहा हूँ और फीडबैक सर्किट के अंदर भी थर्मोकपल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, जो आपका जो नॉन लीनियरिटी फर्स्ट थर्मोकपल से जनरेट हुई है, और वो जो नॉन लीनियरिटी है उसको कंपनसेट कौन कर देगा? जो अपने फीडबैक में थर्मोकपल आपने यूज़ किया है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में आपका एक इस वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें आप एम्पलीफाई करके क्या करते हो, एक हीटिंग एलिमेंट को आप उसको सोर्स करते हो, फिर उसके बाद क्या लगा होता है, इसमें थर्मोकपल लगा होता है, और थर्मोकपल के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होती है, वो कौन सी होती है? डीसी वोल्टेज। अब उस डीसी वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देते हैं, अपन को आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है। अब क्या कर देते हैं, उस आउटपुट वोल्टेज को अपन फीडबैक ले लेते हैं, और फीडबैक लेने के बाद क्या करते हैं, उसको एक हीटिंग एलिमेंट को प्रोवाइड करते हैं, और वो हीटिंग एलिमेंट को जो प्रोवाइड करते हैं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग वो थर्मोकपल के पास सेंस होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वोल्टेज जनरेट करता है, और वो जो वोल्टेज है वो अपन सीरीज में किसके लगा देते हैं? जो फर्स्ट थर्मोकपल जो आपका जनरेट कर रहा था उसके सीरीज में के अंदर अपन उसको इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि वो फीडबैक कर देते हैं सेकंड थर्मोकपल को। यानी कि जो फर्स्ट की जो नॉन लीनियरिटी थी और सेकंड की जो नॉन लीनियरिटी, उन दोनों आपस में वो क्या हो जाती है? कंपनसेट हो जाती है। तो इसलिए अपन 2 थर्मोकपल इसमें यूज़ करते हैं, और 2 थर्मोकपल यूज़ करने का जो मेन लॉजिक है वो क्या है कि नॉन लीनियरिटी इफेक्ट जो है उसको अपन क्या करना चाहते हैं? कैंसिल आउट करना चाहते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा सी। cancel out the non-linear effect of the first thermocouple. सेकेंड क्वेश्चन जो आपका आया था बहुत इजी क्वेश्चन था। टेलीमेट्री अलाउ डाटा फ्लो इन। आपको पता है कि जो टेलीमेट्री होती है वो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डाटा फ्लो होता है वो सोर्स से लेकर कहाँ तक जाता है? रिसीवर साइड जाता है। तो जो सोर्स से लेकर रिसीवर जा रहा है तो आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वन साइडेड हो रहा है, यानी कि इसमें कौन सा कम्युनिकेशन होगा? इसमें सिर्फ होगा सिंगल डायरेक्शन में क्या होता है? डाटा का फ्लो होता है। यानी कि आपका डाटा जो फ्लो हो रहा है वो किस साइड से हो रहा है? सोर्स से लेकर रिसीवर की ओर आपका डाटा का क्या फ्लो होता है। तो सोर्स के साथ क्या किया आपका? क्या लगा होता है? ट्रांसड्यूसर लगा होता है। वो क्या करता है? नॉन मैकेनिकल क्वांटिटी जो भी आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, फिर उस सिग्नल को अपन क्या करते हैं? और ट्रांसमिट करने के बाद फिर वो सिग्नल क्या करता है? रिसीवर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से जो आपका क्या हो रहा है? सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम सोर्स साइड टू रिसीवर साइड। तो इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सिंगल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था आपका। ए सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो आपको पता है कंडक्टर का कौन सा कोफिशिएंट होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि जो आपका सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वो होता है आपका नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, इन एन एम्पलीफायर द सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी विल बी हाई व्हेन द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसके अंदर पूछा क्या आपका, एक एम्पलीफायर है और पूछा क्या है, सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी विल बी हाई, यानी कि जो सिग्नल को जो हैंडल करने की कैपेसिटी है वो हाई किस रीजन के अंदर होगी, किस ऑपरेटिंग पॉइंट रीजन के अंदर, यानी कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट किस रीजन के अंदर होना चाहिए ताकि जो सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो रीजन होते हैं मोस्टली कौन कौन से रीजन होते हैं आपके, आपने पढ़ा होगा रीजन, एक तो सैचुरेशन होता है, कट ऑफ रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है, आपके क्या होता है, ये आपके रीजन डिफाइंड होते हैं एम्पलीफायर के अंदर। तो जो मोस्टली जो कैपेसिटी जो होती है आपको बढ़ानी है एम्पलीफायर की, जो ऑपरेटिंग पॉइंट जो इसके अंदर होना चाहिए वो किस रीजन में होना चाहिए, एक्टिव रीजन के अंदर होना चाहिए, और एक्टिव रीजन के अंदर भी आपके मिडल के अंदर होना चाहिए। यदि मिडल के अंदर नहीं होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऊपर डिस्टोर्ट हो जाएगा। यानी सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, व्हेन बोथ द इनपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप साइकिल द आउटपुट विल, अब जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होगा इसके अंदर, तो आउटपुट आपका क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा जेके फ्लिप फ्लॉप के। केस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर employing one active device is powered by a 9-volt battery which has a current drain of 20 milliampere. If load voltage is 3 volt at 12 milliampere, then determine efficiency. जब एफिशिएंसी पूछी है तो एफिशिएंसी एक्चुअल में होती क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब आउटपुट कितना मिल रहा है, लोड वोल्टेज कितनी मिल रही है 3 वोल्ट, और करंट कितनी है 12 मिली एम्पियर, तो कितनी पावर हो जाएगी 3 इंटू 12, और इनपुट पावर कितनी है, पावर्ड बाय 9 वोल्ट बैटरी, तो वोल्टेज कितनी होगी 9, और करंट ड्रेन कितना हो रहा है 20 मिली एम्पियर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगी, परसेंटेज के अंदर, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो 4/20, ये तो लगभग आपका आ गया 20%, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से, CMRR से। तो आपको CMRR की वैल्यू दे रखी है। तो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ए डिफरेंशियल गेन ऑफ, तो आपको डिफरेंशियल गेन दे रखा है AD, वो कितना दे रखा है? 20,000। और जो आपको कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो दे रखा है CMRR, वो कितना दे रखा आपको? 80 dB। अब पूछा क्या है? कॉमन मोड गेन। आपको पूछा कॉमन मोड गेन AC। तो जो CMMR का फॉर्मूला होता है, CMRR का, वो क्या होता है? 20 log dB में दे रखा है, तो 20 log 10 AD अपॉन AC। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का। तो ये कितना हो जाएगा? 20 log, आपको इससे पूछा है AD की वैल्यू आपको पता है, 20 log 10, AD की वैल्यू कितनी तरह की है? 20,000। ये आपको निकालना है AC, ये आपको दे रखा है 80। अब आपको उनको क्या करना है? 20 को यहाँ ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? log 10 20,000 अपॉन AC डेट इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ क्या कर लूँ? एंटी लॉग ले लूँ एंड लॉग को हटा दूँ। तो लॉग को हटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे? तो इससे करूँगा तो क्या बचेगा? 20,000 अपॉन AC डेट इज इक्वल टू 10⁻⁴। अब यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 डिवाइड बाय 10⁻⁴। तो 10⁻⁴, 4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो AC की वैल्यू क्या बची? 2। यानी कॉमन मोड गेन जो इसका होगा वो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे है? इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम noise is most likely to affect द सिग्नल। तो नॉइज जो होती है वो मोस्टली कहाँ पर सिग्नल को अफेक्ट करती है? तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? इन द चैनल। तो इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल इन द चैनल। तो चैनल के अंदर क्या करती है? वो ज़्यादा मोस्टली इफेक्ट करती है। तो नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या डिसएडवांटेज है? तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या करते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी बैंड डिसाइड करते हैं। अपन को क्या चाहिए? जो फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए वो कैसा चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी बैंड चाहिए अपन को।
तो ये क्या हो जाएगा, उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो हाई मॉड्यूलेटिंग पावर इज नीडेड, नहीं, वो किस में चाहिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में चाहिए। रिक्वायर हाई आउटपुट पावर, ये भी इसका नहीं है। तो लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर है आपको जो बैंडविड्थ चाहिए वो कैसी चाहिए, लार्ज चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो इसका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा कि इसके अंदर आपको जो बैंडविड्थ चाहिएगी सिग्नल की वो कैसी चाहिएगी, लार्ज बैंडविड्थ आपको क्या चाहिएगी, सिग्नल की चाहिए, ताकि क्या कर रहे हो, सिग्नल पास हो चुके, क्योंकि आप क्या करते हो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हो, आप सिग्नल को क्या करते हो, आप एक एक फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल को क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, यानी एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट प्रोवाइड करते हो। तो जब फ्रीक्वेंसी स्लॉट आप ज़्यादा सिग्नल को प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैंड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि आपको लार्ज बैंडविड्थ आपको रखनी पड़ेगी। अब ये जो क्वेश्चन है वो किससे, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन CS/RS इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। देखो दोनों ये सब कैसे पाथ हैं, फॉरवर्ड पाथ है, मतलब कहीं भी फीडबैक पाथ नहीं दे रखा है, सारे फॉरवर्ड पाथ है। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन सॉल्व करते हैं, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ये 1/s गेन दे रखा है, अब देखो ये जो सिग्नल है वो यहां पर भी जा रहा है और यहां भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ये जो आपका जो ये बन रहा है, ये कौन सा पाथ बन रहा है, दोनों ही फॉरवर्ड पाथ है। दोनों जो फॉरवर्ड पाथ है तो इसका जो कॉमन गेन बन जाएगा, इसका गेन कितना है 1 और इसका गेन कितना है 1/s। अब इसको मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा इस ब्लॉक को, क्योंकि ये दोनों कैसे पाथ हो गए, पैरेलल पाथ हो गए। अब पैरेलल पाथ में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी इन पूरे सिस्टम का गेन कितना हो जाएगा 1/1/s। तो इसके कॉमन ब्लॉक से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस पूरे सिस्टम को, डेट इज मल्टीप्लाई विथ 1/s अब देखो ये वाला भी, इसका गेन कितना है 1 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 1 के साथ ऐड कर दूं तो क्या मेरे को CS/RS आ जाएगा। अब इस प्रॉपर का क्या गेन होगा, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 + 1/s इंटू 1/s, तो इसका पूरे का गेन आ गया।
अब ये दोनों पैरेलल पाथ में तो बनेगा तो +1, ये आपका क्या आ जाएगा CS/RS। इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसको करूँगा मल्टीप्लाई तो क्या 1/s + 1/s² + 1, तो ये कितना आ जाएगा s + 1 + s²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा s² + s + 1 / s²। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका s² + s + 1 / s²। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नंबर ऑफ रूट ऑफ s³ + 5s² + 7s that is equal to 0। s³ + 5s² + 7s + 3 that is equal to 0। ये आपको क्या दे रखी है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट पूछे हैं कि इसके कितने रूट किस हाफ में, लेफ्ट हाफ। तो लेफ्ट हाफ में रूट फाइंड आउट करने के लिए 3 ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसको अपन सॉल्व किससे करेंगे, RH क्राइटेरिया से, तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से। तो इसके लिए राउथ टेबल बनाएंगे अपन, s³ s² s⁻1 s⁻0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 5 7 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 35 - 3 32 32/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब देखेंगे इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब फर्स्ट कॉलम में यदि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके सारे के सारे रूट कहाँ लाई करते हैं, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। नंबर ऑफ साइन चेंज डिसाइड करते हैं कि कितने रूट इसके राइट हैंड साइड लाई करते हैं। अब इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, यानी कि इसके 0 रूट कहाँ लाई करते हैं, राइट हैंड साइड। तो 0 रूट राइट हैंड साइड लाई करते हैं, तो बाकी बचे रूट कहाँ लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो कितने रूट होंगे इसके, टोटल 3 रूट होंगे, और 3 रूट होंगे, वो तीनों के तीनों रूट कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसके 3 रूट कहाँ लाई कर रहे हैं, आपके लेफ्ट प्लेन के अंदर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था द गेन ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज डबल, द गेन मार्जिन इज। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कि आपको पता है गेन मार्जिन जो होता है वो कितना होता है, 1/mod(m). यानी कि आप क्या करते हो, यदि आप गेन को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, यानी आपका ये जो गेन है ये आपका डबल हो रहा है। जब ये गेन डबल हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो गेन मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। यानी कि गेन डिपेंड किस पे करता है, यानी कि जो आपका गेन होता है उसके गेन से आप क्या करते हो, 1 गेन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, गेन मार्जिन मिल जाता है। यानी कि आपको क्या निकालते हो, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर आप क्या निकालते हो, j क्रॉस ओवर पॉइंट निकालते हो, और वो जो निकालते हो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल लेते हो, गेन मार्जिन निकालते हो। वो क्या करते हो, उसका 1/mod(m) करते हैं अपन। तो कॉरस्पॉन्डिंग इसने क्या किया, यदि मैं गेन को डबल कर दूंगा तो गेन को डबल कर दिया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग फेज क्रॉस ओवर पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग वो जो वैल्यू थी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जब वो डबल हो जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो गेन मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी इजी है, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू 0।
यदि मैं किसी ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करता हूँ, यदि मैं न्यूमरेटर पार्ट को 0 करता हूँ तो क्या मिलते हैं? मेरे को जीरोज मिलते हैं, और डिनोमिनेटर को मैं 0 करता हूँ, इक्वल टू 0 करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलते हैं? पोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि मैं डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 करता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिल जाएंगे? पोल्स मिल जाएंगे। इफ पोल ऑफ द सिस्टम आर लाइंग इन इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन देन द सिस्टम विल बी। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। देखो, अनस्टेबल, स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, कंडीशनल स्टेबल। अब इसमें ये तो नहीं पता है कि पोल कैसे हैं, रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है, तो क्या हो गया? कंडीशन लग रही है ना। यदि इमेजिनरी एक्सिस पर रिपीटेड पोल हो तो सिस्टम कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। यदि रिपीटेड पोल ना हो तो क्या होता है? मार्जिनल स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कंडीशन लग रही है। यदि वो बोलता रिपीटेड पोल नहीं है तब क्या होता? मार्जिनल स्टेबल इसका आंसर होता। बट इसने बोला नहीं, इसने क्या बोला है? यदि आपके पोल कहाँ लाई कर रहे हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। वो कैसे हो सकते हैं? रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। यानी कि वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंडीशनली स्टेबल। तो सिस्टम क्या करेगा? कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? स्टेबल होगा। यदि रिपीटेड पोल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। तो इसमें डाउट क्रिएट हो सकता है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करके आए होंगे इसमें? मार्जिनली स्टेबल, बट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कंडीशनली स्टेबल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बॉडी प्लॉट इज एप्लीकेबल फॉर। अब बॉडी प्लॉट जब बनाते थे तो अपन के अंदर जो आपका GSHS जो अपन लेते थे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसके अंदर जो पोल और जीरो है दोनों के दोनों का होना चाहिए, दोनों की वैल्यू लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में ही होनी चाहिए। यानी कि यदि किसी सिस्टम के पोल और जीरो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है तो सिस्टम को अपन बोलते हैं मिनिमम फेज सिस्टम। यदि कोई एक पोल और जीरो यदि वो राइट हैंड साइड चला जाता है तो वो सिस्टम कैसा बन जाता है? नॉन मिनिमम। तो बॉडी प्लॉट के अंदर अपन कर रहे थे तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी प्लॉट के अंदर अपने सारे के सारे जो जीरोज और पोल थे वो किस साइड थे? अपने लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन थे। यानी कि वो सिस्टम किस टाइप का था? मिनिमम फेज टाइप सिस्टम था। यदि मान लो कोई पोल या जीरो यदि राइट हैंड साइड चला जाता है तो वो सिस्टम किस टाइप का हो जाता है? नॉन मिनिमम टाइप का हो जाता है। एक आपका होता है एक ऑल पास सिस्टम। ऑल पास सिस्टम के अंदर क्या होता है? पोल और जीरो क्या होते हैं? इमेजिनरी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? यदि पोल आपका कहाँ लाई कर रहा है? लेफ्ट हाफ में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो कहाँ लाई कर रहा है? राइट हाफ के अंदर। यानी कि वो दोनों क्या होते हैं? इमेजिनरी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल पोजीशन पर लाई करते हैं, ताकि क्या हो जाए? ताकि सिस्टम के गेन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि सिस्टम के सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़े? फेज के ऊपर इफेक्ट पड़े। तो वो सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है? आपका ऑल पास सिस्टम। तो तीन तरह के सिस्टम होते हैं, मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और ऑल पास सिस्टम। तो ये जो सिस्टम अपन पढ़ रहे थे बॉडी प्लॉट, और बॉडी प्लॉट के अंदर अपने कौन सा सिस्टम लिया था जिसके अंदर पोल और जीरो सारे कहाँ थे? लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। और वो जो सिस्टम होता है उसे अपन बोलते हैं मिनिमम फेज सिस्टम। तो ये बॉडी प्लॉट हमेशा किस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है? मिनिमम फेज नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, नॉन टचिंग लूप आर सेड टू बी नॉन टचिंग। अब नॉन टचिंग लूप सेड टू बी नॉन टचिंग, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड, तो यही आंसर हो गया, कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। दे डू नॉट पास एनी कॉमन लूप, कॉमन लूप तो चलो कॉमन लूप नहीं है लेकिन नोड कॉमन हो गया, तब भी वो नॉन टचिंग नहीं कहलाएंगे।
नॉन टचिंग के लिए नोड भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एसेंशियल कंडीशन क्या होगी? कॉमन नोड। व्हेन दे हैव मल्टीपल इनपुट नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड, यानी कि इनका कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वो जो लूप कहलाते हैं वो कौन से लूप कहलाते हैं? नॉन टचिंग लूप। अब ये डैम्पिंग इन ए कंट्रोल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ, अब ये आपने जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ा होगा तो इसके अंदर आपने पी कंट्रोलर पढ़ा होगा, तो वो सेम वही वाला क्वेश्चन है। अब मैं पी कंट्रोल ये गेन लगा लेता हूँ के, ये आपका इनपुट, ये आपका हो गया आउटपुट। अब इस सिस्टम के लिए आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो आपका हो जाएगा के ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस के ओमेगा एन स्क्वायर। वो क्या होता है? जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, एच एस की वैल्यू क्या है? 1 है, और जी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? के ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस। अब नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? 1 प्लस, तो 1 प्लस में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस, ये वाला फैक्टर आ जाएगा, प्लस के ओमेगा एन स्क्वायर, ये वाला फैक्टर हो जाएगा। पहले जो ये जो गेन नहीं था, तब आपका जो ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या था? वो आपका था ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही था। अब जब के से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या हुआ? सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसने क्या किया? इफेक्टिव जो ओमेगा की वैल्यू थी वो चेंज कर दी। अब जो ओमेगा की वैल्यू, इसको मैं पूरे को क्या मान लूँ? के ओमेगा एन स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक ओमेगा डी स्क्वायर मान लेता हूँ। तो ये जो ओमेगा डी स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? ओमेगा डी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू के ओमेगा एन स्क्वायर, यानी ओमेगा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के इंटू ओमेगा एन, यानी ओमेगा की वैल्यू चेंज हो गई। ओमेगा की वैल्यू अब कितनी होगी? रूट के इंटू ओमेगा एन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि ओमेगा की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के इंटू ओमेगा एन। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है तो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा भी चेंज हो जाएगा, तो 2 डेल्टा ओमेगा एन है ना, एस डेट। अब इसको कंपेयर करेंगे, पहले वाले में क्या था? 2 डेल्टा ओमेगा एन, लेकिन अब जो आपका ओमेगा एन है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जो ओमेगा एन है वो कितना हो गया? अब ये जो ओमेगा डी की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा डी की वैल्यू करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे? इसको ओमेगा डी बनाने के लिए क्या करेंगे? रूट के से डिवाइड करेंगे और रूट के से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो पूरा फैक्टर ओमेगा डी बन गया। अब जो नया वाला जो डेल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय रूट के। पहला जो डेल्टा था वो क्या था? डेल्टा था इसके अंदर, और नया वाला जो डेल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय रूट के। यानी कि डैम्पिंग जो है, इसमें पूछा क्या? डैम्पिंग, यानी डैम्पिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा? डैम्पिंग आपकी चेंज हो गई, गेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 बाई रूट के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन रूट गेन। तो यानी कि आपकी जो डैम्पिंग होगी वो किस फैक्टर से चेंज हो जाएगी? 1 बाई रूट के से, यानी कि 1 अपॉन रूट गेन से। तो इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। अब आपको P और Q के बीच में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है।
तो पूछा क्या है, वीपी माइनस वीक्यू, ये आपसे इसमें पूछा गया। अब आपको एक क्या दे रखा है, सर्किट दे रखा है। उस सर्किट के अंदर दे रखा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसके मेथड काफ़ी हैं। या तो आप क्या करो, एक ये नोड ले लो और एक वाला नोड ले लो, 2 नोड ले लिए और हर नोड की वोल्टेज डिफाइन कर दो। इस नोड की मैं डिफाइन कर देता हूँ Vp और इसकी डिफाइन कर देता हूँ Vq। अब ये जो नोड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0, और इसकी मैं मान लेता हूँ कितनी है, 10, क्योंकि ये आपका क्या वोल्टेज सोर्स लगा था, इसकी मैंने 0 ज्यूम की है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ये वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब मैं नोडल इक्वेशन यहाँ अप्लाई करता हूँ, टोटल यानी इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पे एक नोडल एनालिसिस कर दूँ या टोटल आउटगोइंग करंट दैट इज इक्वल टू 0 कर दूँ। अब मान लो यहाँ से जो करंट आ रही होगी, टोटल जो करंट आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, कितनी जा रही होगी वो देखना अपन। तो एक तो करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है यहाँ से। अब मैं इसको लेता हूँ, अब इस सर्किट के अंदर एक करंट ये कह रही है यहाँ से जा रही है, ऐसे मान लेता हूँ मैं। या फिर मैं ऐसा करूँ, टोटल आउटगोइंग करंट ही निकाल लूँ। इसका सबसे शॉर्ट मेथड क्या है, आप क्या करो, जो भी नोड लो उससे क्या करो, टोटल आउटगोइंग करंट ही निकाल लो। आप इनकमिंग करंट मानो ही मत, ये मानो कि सारी करंट क्या कर रही है, उस नोड से जा रही है। जब उस नोड से करंट जा रही है तो ये वोल्टेज को क्या करोगे, आप प्रीफर करोगे, इस वोल्टेज को हमेशा हायर वोल्टेज साइड मान के चलोगे। तो यहाँ से टोटल जो करंट जा रही होगी, एक करंट तो जा रही है 2 एम्पियर। यहाँ पर यदि मैं नोडल एनालिसिस करता हूँ एट पॉइंट P पर, तो नोडल एनालिसिस एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पर यदि मैं नोडल एनालिसिस करता हूँ तो टोटल आउटगोइंग करंट यानी एक तो करंट आपकी जा रही है 2 एम्पियर, और यहाँ से कितनी करंट जाएगी, यदि आप यहाँ का वोल्टेज Vp और यहाँ का 10 है तो यहाँ से टोटल करंट कितनी जाएगी, तो यहाँ से करंट जाएगी आपकी Vp माइनस 10 डिवाइड बाई 2 जाएगी, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसका रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, Vp माइनस 10, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। मान लो एक करंट यहाँ नीचे भी जा रही है और वो नीचे वाली जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, Vp माइनस 0 डिवाइड बाई 8, यानी कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है, Vp माइनस 0, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम। तो Vp माइनस 0 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू क्या कर दो, टोटल आउटगोइंग करंट दैट इज इक्वल टू 0। आप इस फंडे से भी कर सकते हो या फिर आप करंट को मार्क करके भी कर सकते हो, लेकिन जो आप इससे क्या वो करंट मार्क करके करोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप क्या करो, उस वोल्टेज को क्या मान लो, प्रीफर कर लो कि ये वोल्टेज हायर वोल्टेज साइड है, तो यहाँ से जो करंट जारी होगी वो सारी करंट आउटगोइंग करंट मान के आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और टोटल आउटगोइंग करंट दैट इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, Vp की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से जो Vp की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, 2 प्लस Vp बाई 2 माइनस 5 प्लस Vp बाई 8 डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इस वाले फैक्टर को इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3। तो Vp बाई 2 प्लस Vp बाई 8, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 Vp बाई 8 डेट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपकी Vp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/5 वोल्ट। यानी कि P पॉइंट का आपका वोल्टेज आ गया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 डिवाइड बाई 5 वोल्ट। इसी तरह मैं एक Q पर एक नोडल इक्वेशन लगा देता हूँ। अब देखो Q पर अप्लाई करता हूँ, Q से यहाँ कितनी करंट जा रही होगी, वो होगी Vq माइनस 0 डिवाइड बाई 6। करंट यहाँ भी जा रही होगी, मैंने कहा टोटल आउटगोइंग करंट क्या मान लो, 0 मान लो। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, प्लस Vq माइनस 10 डिवाइड बाई 4। अब ऊपर वाली करंट देखो, ये तो करंट आ रही है लेकिन जा रही कितनी होगी, -2 दैट इज इक्वल टू 0।
क्योंकि इसको डायरेक्शन दे रही है, ये तो इनकमिंग करंट होगी, है ना, लेकिन जा रही कितनी होगी, -2 जा रही होगी, डेट इज इक्वल टू क्या कर दो 0। तो यहाँ से आपको VQ की वैल्यू आ जाएगी, तो VQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, VQ/6 प्लस VQ/4, ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2। अब इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा 4 प्लस 9/2 हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 12, 2, ये तो 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 3, तो 5 VQ, 6, तो ये VQ की वैल्यू हो जाएगी अब VP भी निकाल लिया, 24/5 है, और VQ की वैल्यू कितनी है 54/5 है। तो VP माइनस VQ कितना हो जाएगा आपका 24/5 माइनस 54/5, तो ये -30/5, तो ये कितना आ जाएगा -6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -6 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -6 वोल्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कंसीडर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R सो दैट करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज 0। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट जानी नहीं चाहिए। अब दो करंट सोर्स है, दोनों पैरेलल के अंदर है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो कितने एम्पियर का बन गया, ये 5 एम्पियर का बन गया, और ये रेजिस्टेंस मेरा R है। अब करंट सोर्स के पैरेलल में क्या एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज सोर्स होगा वो कितना होगा, ये 10 वोल्ट का हो गया। अब ये जो वोल्टेज सोर्स होगा, अब इसके सीरीज में क्या होगा, एक रेजिस्टर होगा R, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 × R। अब इस सर्किट में करंट फ्लो ना करे तो 5R की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 10 वोल्ट के, तभी तो क्या होगा, यदि दोनों बैटरी क्या होगी इक्वल वोल्टेज की होगी तब क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में और इक्वल वोल्टेज की होगी। तो यदि 5R की वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट हो जाती है तब क्या होगा, कोई भी करंट सिस्टम में फ्लो नहीं करेगा, यानी R के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10/5, दैट इज 2 ओम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 ओम होनी चाहिए, तब क्या होगा, रेजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ पैरेलल RC सर्किट एट रेजोनेंस इज। अब RLC सर्किट हो या सीरीज RLC सर्किट हो तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। अब देखो क्या होता है, पैरेलल RLC सर्किट के अंदर क्या हो, R, L और C होगा,
इसमें क्या करने जा रही होगी, आई आर, इसमें आई एल और इसमें आई सी। यहाँ पर क्या लगा होगा, कुछ एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा, है ना। अब क्या होगा, जब सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में होगा, एंटी रेजोनेंट कंडीशन के अंदर होगा, तब क्या होगा, सिर्फ करंट के अंदर कौन सा फैक्टर होगा, आई आर फैक्टर होगा। जब आई आर फैक्टर होगा तो आई एल किसके बराबर हो जाएगा, आई सी के बराबर हो जाएगा। तभी क्या हो सकता है, आई इक्वल टू आई आर हो सकता है। तो सारी की सारी करंट किसके थ्रू जाएगी, आर के थ्रू। ये किस कंडीशन में जाएगी, जब आई एल आपके किसके बराबर हो जाएगा, आई सी। तो आई एल डेट इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, आई सी कर दूँ। आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाई ओमेगा एल, और आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंटू ओमेगा सी। अब इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, वी से वी कैंसिल आउट, यानी कि ओमेगा एल और ओमेगा सी मल्टीप्लाई कर, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन एल सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट एल सी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ, 1 अपॉन रूट एल सी। यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी।